Hello, CLAT aspirants. Welcome to the session. My name is Brinda, and today in this session, we will talk about some common mistakes that we generally make while preparing the English section for CLAT entrance test. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या गलतियां करते हैं हम जिससे हमारे स्कोर पे मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे बेसिक एट दिस जंक्चर जबकि हमारा एक्चुअल पेपर क्लैट एंट्रेंस टेस्ट ऑलमोस्ट 10 महीने दूर है, आर वी रीडिंग इनफ? So a lot of students come to me and say, Ma'am, I have started reading and I'm reading for almost an hour a day. Is that enough? And my answer to all those students is, Nahi, not enough. Now, there are so many reasons why reading for just 1 hour is not enough. See, number one, आपका पेपर ही 2 घंटे का होगा जिसमें आपको 2 घंटे एक्टिवली अलर्ट होके पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो रीडिंग एक बहुत अच्छा सोर्स है कि आप अपना स्टैमिना बिल्ड करो कि 2 घंटे तो कम से कम बैठ के पढ़ेंगे और बिल्कुल नहीं थकेंगे और बिल्कुल भी लो ऑन एनर्जी फील नहीं करेंगे। तो अगर हम 1 घंटे की जगह 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा एट स्ट्रेच पढ़ने बैठ जाएं तो कितना फर्क पड़ेगा हमारा कंटिन्यूसली बैठ के पेपर लिखने को, मॉक लिखने के लिए। एंड हमारा जो रीडिंग का जो टाइम है वो तो हम जितना सी इस वक्त लाइक आई सेड पेपर बहुत दूर है, हमारे पास टाइम है बेसिक अपनी फाउंडेशन बिल्ड करने का। पूरा पेपर, पूरा इंग्लिश सेक्शन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अराउंड है। तो सबसे स्ट्रांग होना भी क्या चाहिए? हमारी रीडिंग और हमारा कॉम्प्रिहेंशन। तो खूब मन लगा के पढ़ो, बहुत सारा पढ़ो एंड पूरे प्रोसेस को बहुत इंजॉय करो। ये मत सोचो 1 घंटा हो गया उठ जाते हैं, मे बी टेक अ शॉर्ट ब्रेक बट देन सिट एंड मेक श्योर दैट यू स्टार्ट रीडिंग फॉर लॉन्गर आवर्स so that you build that kind of stamina. Now, the other thing is we do not read the right content. Now, most of you will say, मैम मैं तो एडिटोरियल पढ़ रहा हूँ, वो भी द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ रहा हूँ, मैं तो कोई गलती नहीं कर रहा। या अग्रीड, आप कोई गलती यहाँ नहीं करे, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश सेक्शन ऑफ क्लैट एंट्रेंस टेस्ट। नाउ क्या अगर आपने पिछले साल के दो पेपर्स भी उठा के देखे हो या कुछ मॉक्स अभी तक लिखे हो, तो क्या ऐसा होता है कि एक्चुअल पेपर में सिर्फ एडिटोरियल के अराउंड क्वेश्चंस आते हैं? नहीं। रीडिंग आई मीन इंग्लिश सेक्शन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस बेस्ड हो सकते हैं लिटरेचर के ऊपर, जियोपॉलिटिक्स के ऊपर, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी। देयर आर सो मेनी जॉनर्स जहाँ से हमारे पास पैसेजेस आ सकते हैं। तो सिर्फ द एडिटोरियल सेक्शन ऑफ एनी न्यूज़पेपर, लेट्स से द हिंदू, इज नॉट इनफ व्हेन इट कम्स टू प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश सेक्शन। तो वी हैव टू रीड, सी इसी पेपर में देर आर अदर सेक्शंस जो आप पढ़ सकते हो जैसे टेक्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट सेक्शन या मे बी प्रोफाइल सेक्शन। इट विल गिव यू अ पर्सपेक्टिव, इट विल गिव यू an insight into a lot of other things other than just the editorial, which is generally based on the front page news. इसके अलावा there are so many things, I mean इतना कुछ है हमारे पास पढ़ने के लिए, अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए, अपने स्किल्स को एनहांस करने के लिए। So you can read magazines, you can read fiction, you can read non-fiction, you can read so many different books, अलग अलग वैरायटी की, and vicariously you will get to learn so much about so many things that I'm sure that you don't know yet. So read from editorials and read from other sources also. ये तो ऑफलाइन सोर्सेज थे। इसके अलावा देर आर सो मेनी ऑनलाइन सोर्सेज जहाँ से आप पढ़ सकते हो। टू बिगिन विथ एऑन है, फार्नम स्ट्रीट है, ये तो टाइमर के साथ आपको आर्टिकल देता है। लिटरेरी हब, इसमें आपको फिक्शन, नॉन फिक्शन, इतनी तरह की वैरायटी मिलेगी। प्लस देर आर सो मेनी थीमेटिक वेबसाइट्स जहाँ पर आपको सिर्फ पर्टिकुलर थीम बेस्ड आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको लगता है मेरा एक पर्टिकुलर सेक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं है, मेरा बहुत इंक्लिनेशन नहीं है, लेट्स से फिलोसफी मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया नहीं है, तो फिलोसफी के आर्टिकल्स में पढ़ता हूँ मैं तो भूल जाता हूँ। तो probably we can refer to some websites जहाँ पर हमें सिर्फ philosophy based articles मिल जाएंगे। मे बी कोई ऐसी वेबसाइट होगी जिसमें हमें सिर्फ लिटरेचर बेस्ड आर्टिकल्स मिल जाएंगे, कोई ऐसी वेबसाइट होगी जहाँ पे हमें सिर्फ हिस्ट्री बेस्ड आर्टिकल्स मिल जाएंगे। आई हैव इंक्लूडेड अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ दीज वेबसाइट्स जहाँ पर आप जा सकते हो, ऑनलाइन रीड कर सकते हो। सो यू विल गेट एक्सपोज्ड टू अ लॉट ऑफ जॉनर्स जो शायद आपको न्यूज़पेपर या मैगजीन उतना नहीं दे पाए। तो रीड, read enough, and read from a variety of sources. The other mistakes that we generally make is around vocabulary. तो vocabulary हम पढ़ते तो हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं कुछ भी ऐसा जो हमारे सामने आ जाता है। So our focus should be high frequency words. अब ये high frequency words क्या होते हैं?
हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड कोई भी वो वर्ड है जो आपको बार बार दिख रहा है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, मे बी न्यूज़पेपर में, मे बी मैगजीन में, मे बी जिस बुक को आप पढ़ रहे हो उसमें। तो जो रिपीट हो रहा है, जिसकी रिपीटिशन की फ्रीक्वेंसी हाई है, वो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है। तो यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट दोज हैवी वर्ड्स जो शायद आप एक बार पढ़ोगे और दोबारा शायद कभी दिखाई भी नहीं देंगे आपको। फोकस मोर ऑन दोज वर्ड्स जो कॉमनली आपको आर्टिकल्स में, एडिटोरियल्स में, मैगजीन्स में, मूवीज में दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। Those words should be on your fingertips. Other than that, the kind of mistakes that we make, we do not revise enough. तो बहुत मेहनत करी, 1 घंटा वोकैबुलरी को टाइम दिया, वर्ड्स लिखे, नोट्स बनाए, पढ़ा, लेकिन रिवीजन करना भूल गए हम। अगर हम रिवीजन करना भूलेंगे ना, तो यू विल एक्चुअली फॉरगेट द वर्ड्स दैट यू हैड इन्वेस्टेड इन। तो अगर आप चाहते हो कि जिन वर्ड्स को आपने से कहीं से भी पढ़ा, उसको ढूंढा, उसको लिखा, उस पे नोट्स बनाए और वो यहाँ रुक जाए, you need to revise, you need to revisit these pages, you need to go through these words again, and you need to kind of be in touch with these words. तभी वो आपकी vocabulary का, आपके lexicon का part बनेंगे, and you will be able to use them well when you read new passages. अच्छा, we do not read um, we not solve reading comprehension passages enough. तो हम सोचते हैं कि अगर मैं सिर्फ रीड कर लूँ या मैं सिर्फ vocab पे काम कर लूँ तो मेरे आरसीज बेटर हो जाएंगे। फर्क पड़ेगा, आपकी कॉम्प्रिहेंशन पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि वर्ड्स आपके लिए नए नहीं होंगे, वो जॉनर आपके लिए नहीं होंगे, आपका स्टेमिना बिल्ड हो गया होगा। लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज इज नॉट जस्ट अबाउट कॉम्प्रिहेंडिंग एंड गेटिंग द आंसर्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। वही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो शायद क्लास 2023 में आया था, वो आप अपने घर के कंफर्ट में बैठ के करो या अपने क्लासरूम में बैठ के करो। आप आराम से करोगे, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आप प्रॉब्लली पूरी एक्यूरेसी के साथ करोगे। बट इमेजिन वही पैसेज जब एक स्टूडेंट ने 23 में एक्चुअली सेंटर पे जाके दिया था, वहां पर उसके पास टाइम कंस्ट्रेंट था। उसे सिर्फ वो पैसेज नहीं करना था, उसे बाकी के 4 पैसेज भी करने थे, उसे कॉन्स भी करना था, उसे लीगल भी करना था, उसे सीआर भी करना था, उसे जीके भी करना था। तो जब आप मॉक लिखते हो या एक्चुअल पेपर को अटेम्प्ट करते हो, तो टाइम कंस्ट्रेंट है, pressure here. There are a lot of things that come into play. So, reading comprehension is not just about solving it, it's about understanding the strategy, the approach, जिसकी वजह से आप कम टाइम पर ज़्यादा अच्छे आंसर्स निकाल सकते हो, ज़्यादा एक्यूरेट आंसर्स निकाल सकते हो। और वो कहाँ से आएगा? रीडिंग और वोकैबुलरी के अलावा आरसीज को प्रैक्टिस करने से आएगा। तो डोंट शाई अवे फ्रॉम सॉल्विंग आरसीज। रीडिंग करो दिन भर में, वोकैबुलरी पे काम करो, लेकिन मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 to 3 आरसीज इन अ गिवन डे। इतना प्रैक्टिस बनता है। अच्छा, देन आरसी को लाइक इट जस्ट सेड, राइट अप्रोच से सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो इफ यू डू नॉट रीड फॉर कॉम्प्रीहेंशन, आप अगर सिर्फ स्पीड रीड कर लो और आरसी को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, probably you will not get as a good score that you would expect, because reading comprehension at the end of the day is only about comprehension. It is not about speed. Speed आ जाती है, given give yourself some time, 2-3 महीने बीतने दो, रीडिंग करते रहो, वो कैप पे काम करो, प्रैक्टिस करते रहो, स्पीड आएगी, वो ऑटोमेटिकली आएगी। बट अभी एट दिस जंक्चर योर फोकस शुड बी कॉम्प्रिहेंशन। जो लिखा है उसे समझो, राइटर कहाँ लेके जा रहा है वो समझो। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं, अगर हम स्पीड रीड कर रहे हैं और आंसर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट्स probably a mistake that we should avoid. Now, other than that, we do not read the questions properly sometimes. Now, this is again a common problem that we all face, and it happens. We are only human. होता क्या है, पैसेज समझ में आ गया, लकीली ऐसा लगा रही है तो बहुत आसान पैसेज है, फटाफट से क्वेश्चन को देखा, आंसर्स को देखा, अरे ये तो बहुत डायरेक्ट था, मार्क करा आंसर, हम आगे बढ़ गए। बट प्रॉब्ली एक की इंस्ट्रक्शन जहाँ पे लिखा था व्हाट विल द राइटर नॉट अग्री विथ, वो नॉट हम पढ़ना भूल गए, हमने पढ़ लिया राइटर अग्री विथ, आंसर गलत हो जाएगा हमारा। तो यू नीड टू रीड द इंस्ट्रक्शन, द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन वेरी केयरफुली to get the answers right. Now, the other common mistake that we generally make is we do not evaluate all the options. Now, see, लेट्स से आपने पैसेज पढ़ लिया, कॉम्प्रिहेंड भी कर लिया, क्वेश्चन भी पढ़ लिया, समझ भी आ गया, आपने ऑप्शन ए पढ़ा, आपको लगा भाई यही सही आंसर है, ये तो मुझे पता है। यू डिड नॉट इवेलुएट ऑप्शन बी, सी एंड डी। व्हाट इफ ऑप्शन सी is better than option A and it has maybe more relevant or more complete information than option A? How about that? So it's important that you evaluate all the 4 options. Maybe option A ही सही होगा, but it's always wise, it's always recommended that you evaluate all the options before you mark
an answer as your final answer. That's a very common mistake that we sometimes make in haste or when we get overexcited. Now, the other thing is not marking the answers with authority. In fact, this is coupled with another problem, which is not referring to the passage for specific detailed questions. Now, what happens is you read the question, you understood the demand of the question, you know that you read about it, and one of the options supports what you read initially. Now, mind it, the options are sometimes deceptively close. One option may look like something that you read initially, but it may have some kind of distortion. Now think about it. आपने passage को एक ही बार पढ़ा था ना? And then you're marking the answer based on retention and you're very confident कि ये तो मैंने पढ़ा था. But in case of specific detail question, direct question जिसका explicitly information आपको पता है passage में थी, उस case में भी आप कितने भी sure हो, it will take you a split second to go back to that line, refer to the line, come back, make comparison, and mark the answer with authority now. So make sure that you avoid these things. Retention पे आंसर मार्क करने से बहुत बेटर होगा कि हम रेफर करके श्योरिटी के साथ आंसर मार्क करें एंड सेकंड केसेस पे नहीं जाएं, जो हमारा इंस्टिंक्ट पहली बार में हमें गाइड करता है उसको मार्क करें. बैठ के इवेलुएट करने में ज्यादा टाइम लगता है, उससे बहुत बेटर है पैसेज में वापस जाओ, सिर्फ उस लाइन को पढ़ो, आओ आंसर मार्क कर लो. दैट्स द राइट थिंग टू डू. नाउ द अदर वेरी कॉमन मिस्टेक दैट्स वी जनरली मेक इज वी डू नॉट अटेम्प्ट इनफ मॉक्स. नाउ मॉक लिखने से क्या होगा? मॉक क्यों इंपॉर्टेंट है? मॉक क्या होता है? मॉक रेप्लिका होता है एक्चुअल पेपर का. तो अगर 2 घंटे का पेपर है तो मॉक भी 2 घंटे का होगा. ऑफलाइन है तो मॉक ऑफलाइन होगा. जो उसके सेक्शंस होते हैं वही इसके सेक्शन होंगे. नंबर ऑफ क्वेश्चन जो एक्चुअल पेपर के होते हैं वो यहीं पर होंगे, वो उसी सीक्वेंस में भी अरेंज्ड होंगे. दैट्स व्हाट अ मॉक इज. Now, what is the importance of writing enough mocks? So maybe at this juncture, we should write at least one mock a day, one mock a week. I'm sorry. इतना तो हमें करना चाहिए. इससे क्या होगा? जैसे शुरू में हमने डिस्कस किया था कि रीडिंग हम क्यों कर रहे थे. वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग वाज कि हम बहुत देर तक, सी मॉक 2 घंटे का है, उसमें इंग्लिश भी है, सीआर है, लीगल है, क्वांट्स है, सब कुछ है. तो दो पहला सेक्शन आपने उठाया, आप बहुत एनर्जेटिक थे, आपको बहुत मजा आ रहा था, आपने सेकंड किया, आपने थर्ड किया, आप फोर्थ सेक्शन पे, आप जब तक फिफ्थ सेक्शन पे आओगे, ट्रस्ट मी द लेवल ऑफ एनर्जी गोज डाउन एंड दैट्स नॉर्मल. वो सबके साथ होता है. पहले मॉक में होगा, दूसरे मॉक में होगा, तीसरे में भी शायद होगा, बट बाय द टाइम यू राइट योर फोर्थ मॉक और द फिफ्थ मॉक और द सिक्स्थ मॉक, यू विल सी कि आप उतना उससे बेटर हो जैसा आप फर्स्ट मॉक को अटेम्प्ट करते वक्त जो आपका मेंटल स्टेट था या बॉडी का एनर्जी लेवल था. सम थिंग्स नीड प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस से आती हैं एंड राइटिंग मॉक्स रेगुलरली इज वन ऑफ दोज प्रैक्टिसेस जिसको हमें फॉलो करना चाहिए. अच्छा, राइटिंग मॉक्स का सिर्फ ये बेनिफिट नहीं है कि आपका स्टेमिना बिल्ड होता है, इसका और भी बहुत सारे फायदे हैं. अब देखो, मॉक में 5 सेक्शन है, आई मीन एक्चुअल पेपर में 5 सेक्शन है जो कि मॉक में आपको दिखाई देंगे. अब आपको टाइम मैनेजमेंट देखना है कि किस सेक्शन को आपको कितना टाइम देना है. 120 मिनट्स में आपको पांचों सेक्शन कंप्लीट करने हैं. इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द इंग्लिश सेक्शन, 24 क्वेश्चंस होते हैं इसमें. तो 24 क्वेश्चंस को आपको कितना टाइम देना चाहिए कि आप मैक्सिमम एक्यूरेसी लो और मैक्सिमम अटेम्प्ट्स भी हों आपके. व्हाट डू यू थिंक? 40 मिनट्स, 50 मिनट्स? नहीं, इट्स लेस देन 30 मिनट्स बिकॉज यू हैव टू फिल द OMR शीट ऑल्सो साइमल्टेनियसली. तो उसको भी हमें लेके चलना पड़ता है. सो मॉक लिखने से यू विल अंडरस्टैंड कि टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, किस सेक्शन को कितना टाइम देने से आप मॉक के साथ जस्टिस कर पाते हो. नॉट जस्ट दिस, आप अपनी सीक्वेंस भी समझ सकते हो, पहले कौन सा सेक्शन करना चाहिए. मे बी मेरा कॉन्स बहुत स्ट्रांग है, इफ आई डू कॉन्स फर्स्ट मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, मुझे पता है मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन सही करें. मे बी आई वॉन्ट टू डू कॉन्स फर्स्ट. मे बी मेरा इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है एंड आई थिंक अटेम्प्टिंग इंग्लिश फर्स्ट इज गुड फॉर मी. उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है एंड देन आई प्लेस दी अदर सेक्शंस. सो और मे बी मैं इंग्लिश स्लो हूँ, करती सही हूँ लेकिन स्लो हूँ, मे बी आई प्लेस इट इन दी एंड ताकि मैं बाकी सेक्शंस को ठीक से कर लूँ एंड इंग्लिश को मैं कहीं और पे रखूँ. तो व्हेन यू विल राइट मॉक्स, यू विल बी एबल टू बिल्ड योर स्टेमिना, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड टाइम मैनेजमेंट, आपको सीक्वेंस क्या लेके चलना है वो समझ में आएगा, आपको अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस समझ में आएंगे, कौन से सेक्शन में आप स्ट्रांग हो, कौन से सेक्शन में आप वीक हो, किस सेक्शन में ज्यादा मेहनत करनी है. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू विल लर्न व्हेन यू विल स्टार्ट राइटिंग मॉक्स. अब मॉक लिख तो लिया, मॉक में होते हैं 120 क्वेश्चंस. अब मैं सोचती हूँ कि अगर मैं 90 क्वेश्चंस कर लूँ तो मेरा स्कोर 70-80 तो चला जाएगा, मेरे अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा हैं. बट डू यू थिंक मोर अटेम्प्ट्स ऑलवेज इज इक्वल टू मोर मार्क्स? नॉट ऑलवेज.
ज़्यादा अटेम्प्ट्स तब होते हैं जब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपका नॉलेज लेवल अच्छा है, आपकी रेडीनेस है उस चीज़ के लिए, आपको टाइम मैनेजमेंट समझ में आता है, आपको सीक्वेंस समझ में आता है, आपको बेसिक्स ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट समझ में आता है। attempts automatically बढ़ जाएंगे. Initially, when you start writing, your focus should not be the attempt. Let's say if I just talk about the English section, 24 questions expected है. 24 के 24 questions करके मैं 10 स्कोर लाऊं या 6 स्कोर लाऊं, उससे बहुत बेटर है मैं किसी एक पैसेज को नहीं करूं. मैं 4 पैसेज कर लूं या मैं 3 पैसेज कर लूं आउट ऑफ द टोटल पैसेजेस दैट आर इन फ्रंट ऑफ मी, मगर उन्हें मैं कॉम्प्रिहेंड करूं और उन्हें मैं अच्छा करूं. सो माई फोकस शुड बी एक्यूरेसी, नॉट अटेम्प्ट्स, इनिशियली एटलीस्ट. जब आप इसी प्रोसेस को करते जाओगे, आप कंटिन्यूसली रीड करोगे, आप वोकैब बिल्ड करोगे, आप मॉक्स लिखते जाओगे, आप अपनी वीकनेस समझोगे, आप उन पे काम करोगे, ग्रेजुअली आपके अटेम्प्ट्स अपने आप बढ़ जाएंगे. यू विल नॉट इवन रियलाइज कि आपके अटेम्प्ट्स कब बढ़ जाएंगे, और आपकी एक्यूरेसी भी साइमल्टेनियसली बढ़ जाएगी. तो फॉर नाउ, at the initial level, your focus should be accuracy and not attempts. Now, other than this, well, this point we've already discussed. We should focus more on accuracy. वैसे बाबा रणछोड़ दास ने भी कहा था, excellence के पीछे भागो, कामयाबी तो धक मार के पीछे आएगी. Now, not working on time management, I guess this is something that we've already discussed. जब आप मॉक लिखते हो, किस पैसेज को कितना टाइम देना है, किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, आप 3 मिनट सिर्फ एक क्वेश्चन पे नहीं लगा सकते. यू हैव टू बी क्विक, यू हैव टू मैनेज टाइम. अगर आप बहुत टाइम एक क्वेश्चन पे लगाओगे या एक सेक्शन पे लगाओगे, यू विल ऑटोमेटिकली, इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द अदर क्वेश्चन एंड अदर सेक्शंस, which we do not want. We have to avoid that. Now, not analyzing the mistakes. मॉक लिख लिया, उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है उसका एनालिसिस. मॉक लिख लिया और एनालिसिस नहीं करा, तो वो इज एज गुड एज नॉट राइटिंग द मॉक. आपने क्या गलतियां करी आपको पता ही नहीं है, और अगर गलती पता नहीं है तो आप सुधारोगे कैसे, अपनी स्ट्रेंथ्स को कैसे समझोगे, अपनी वीकनेस को कैसे समझोगे. तो राइटिंग अ मॉक इज इंपॉर्टेंट, एनालाइजिंग द मॉक इज मोर इम्पॉर्टेंट. Now, not maintaining error log. Now, see, what I mean by this is, तो आपने mock 1 लिखा, तो once you come out, आप जब जितना जल्दी आप इसे कर सको, तो मॉक करने के बाद एक बहुत अच्छी चीज जो हम मेंटेन कर सकते हैं, जो हम अपनी प्रैक्टिस में ला सकते हैं, वो ये कि हम अपना एरर लॉग बनाएं. So I'll just talk about the English section here. So maybe there were 2 vocabulary based questions, 2 grammar based questions, maybe 5 direct questions, and rest of them were indirect questions. तो लिखो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस, अटेम्प्ट्स कितने थे, इनकरेक्ट कितने थे, करेक्ट अटेम्प्ट्स कितने थे. यू विल रियलाइज वोकैबुलरी मैंने तो दोनों गलत कर दिए, ग्रामर मैंने तो दोनों गलत कर दिए. सो आउट ऑफ 24, 4 क्वेश्चन तो आपने गलत कर दिए, जो कि डुएबल क्वेश्चन होते हैं. आपने नेक्स्ट मॉक लिखा, आप फिर से एरर लॉग बनाओ, मे बी लिखो वोकैबुलरी, मे बी दिस टाइम देवर 4 क्वेश्चन, मैंने 3 गलत कर दिए. फिगर्स ऑफ स्पीच 3 क्वेश्चन थे, मैंने तीनों गलत कर दिए. डायरेक्ट मैंने सारे सही करे. सो वंस यू विल, नाउ व्हेन यू डू अ कंपैरेटिव एनालिसिस, यू विल रियलाइज कि एक पैटर्न है. मे बी आप हर बार वोकैबुलरी गलत कर रहे हो, मे बी आप हर बार सिर्फ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस गलत कर रहे हो, मे बी ग्रामर आप अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो. तो यू दिस कंपैरेटिव एनालिसिस विल गिव यू अ वेरी क्लियर पिक्चर कि आप क्या अच्छा कर रहे हो, क्या नहीं कर पा रहे हो, या क्या गलत कर रहे हो, वो भी कंटिन्यूसली गलत कर रहे हो. सो not maintaining an error log can be a mistake which we should avoid. You'll get a very clear idea about your own strengths and weaknesses if you maintain the error log. Do it right away. जो भी अब अगला मौका आप लिखो, उसके बाद try and maintain this error log. You'll see a huge difference in your performance. Not having your doubts clarified. भाई मॉक लिख लिया, एनालिसिस भी कर लिया, एरर लॉग भी बना लिया, अपनी गलतियां भी समझ ली. अब अगर आपने अपने डाउट्स क्लियर नहीं करे अपने मेंटर के साथ, तो भी फिर फायदा नहीं है. तो यू हैव टू इंश्योर कि जो भी आपके डाउट्स हैं वो जितनी जल्दी आप अपने मेंटर से रिजॉल्व करवाओ, सो दैट यू डू नॉट मेक दीज मिस्टेक्स इन द नेक्स्ट मॉक or the actual paper for that matter. Now, undermining the importance of grammar and not focusing enough on foreign phrases, tones, and figures of speech. Now, ये 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आई मीन इंग्लिश सेक्शन का पार्ट जरूरी होंगे. See, अलग अलग जॉनर से रीडिंग करने का एक पर्पस ये भी था कि लिटरेचर में, आई मीन इंग्लिश में लिटरेचर के पैसेजेस बहुत एक्सपेक्टेड होते हैं, आ सकते हैं. इंग्लिश है आफ्टर ऑल, व्हाट इज इंग्लिश विदाउट लिटरेचर. नाउ
इसमें फॉरेन फ्रेजेस के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, ग्रामर के ऊपर, वोकैबुलरी के ऊपर, टोन्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आउट ऑफ 24 अगर 3 से 4 या मे बी 5 क्वेश्चंस भी इन टॉपिक्स पे आ जाते हैं, नाउ द ब्यूटी ऑफ दीज टॉपिक्स, यू रियली डोंट हैव टू गो बैक टू द पैसेज टू अंडरस्टैंड। ग्रामर का इंडिपेंडेंट एरर होगा, मे बी दे विल पिक अ लाइन फ्रॉम द पैसेज, बट वो एरर अपने आप में ग्रामेटिकल ही होगा। अगर उन्होंने टोन पूछी है, तो यू नीड टू, आपने पैसेज को समझा, आपको टोन समझ में आता है, यू रियली डोंट हैव टू गो बैक, ये तो इन्फरेंस बेस्ड है, आपने समझ लिया तो आप आंसर मार्क कर सकते हो। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देर आर सर्टन टॉपिक्स जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के एम्बिट के बाहर है, बट दीज आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द इंग्लिश सेक्शन। तो मेक श्योर कि ना आप ग्रामर को कम समझो, ना टोन्स को कम समझो, ना फिगर्स ऑफ स्पीच को, ना फॉरेन फ्रेजेस को। Make sure that you revise these, make sure that you understand these, and इन questions को जो कोशिश करो कि इन्हें अथॉरिटी से मार्क करो, एंड इसमें अपने स्कोर को सी, इसमें हमारा स्कोर बूस्ट होने के बहुत चांसेस हैं, बिकॉज डुएबल होते हैं ये क्वेश्चन, सिर्फ कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है, not really related, not all of them are related directly to the passage, though the source is the passage, but आप कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आंसर्स निकाल सकते हो। तो ये अच्छे सेक्शंस होते हैं। Now, not focusing, okay, this we have already discussed, and then neglecting the context of vocab. Again, तो vocab based questions जो होते हैं, उसमें वो उसका literal meaning पूछ सकते हैं, वो उसका contextual meaning पूछ सकते हैं। तो you need to understand question की demand क्या है, and then you should mark the answer accordingly. Literal meaning हो सकता है आंसर ना हो अगर उन्होंने उसे used in the context question पूछा होगा। So I guess these are some basics that you need to keep in mind that you should avoid to improve your score, to secure your seat, and be in the NLU that you would want to be. So just keep this in mind. I'm sure you'll do well. And just know there are no shortcuts to any place worth going. Thank you.